अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सौराष्ट्र का सबसे खतरनाक तजर्बेकार और इंतहाई ज़ेरक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर VM व्यास मेरे साथ था। ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने करीब तरीन साथी पर भी भरोसा नहीं करते। इनके वसाइल भी बड़े वसी होते हैं। अगर इसके दिल में कोई ख्याल आ जाता है तो वो किसी भी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। इस काम के लिए उसे सिर्फ अपना खुफिया कार्ड ही दिखाने की ज़रूरत थी और पांडिचेरी की मिलिट्री पुलिस तक उसके साथ हो जाती है। अब सवाल यह था कि रिवॉल्वर को कहाँ छुपाऊं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ थी जो काबिल एतराज़ हो सकती थी। मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं था। मिस्टर व्यास को शक पड़ सकता था कि मैं जो हेडक्वार्टर का इतना जिम्मेदार अफसर हूँ, तो मैंने अभी तक रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। मैंने इस वक्त ऐसा किया कि ब्रीफ केस में से रिवॉल्वर निकाल कर साइलेंसर वाले चमड़े के छोटे थैले में रख कर पलंग के गद्दे के नीचे सरहाने की जानिब छुपा दिया। मेरा जहन अनकनत वसवसों से निपटने की कोशिश में मसरूफ था। अगर गोताखोरों को समंदर के नीचे से रेड बॉक्स मिल जाता है तो क्या होगा, मुझे इस सूरत में क्या करना होगा। अगर किसी वजह से मैं रेड बॉक्स को उड़ा लाने में नाकाम रहता हूँ तो मेरी मौत यकीनी थी। इसे मैं बरूद से भी नहीं उड़ा सकता था। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुँच रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज़ देकर पूछा, कौन है। किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। फिर एक औरत की घबराई हुई आवाज़ आई जो तमिल ज़बान में कह रही थी, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। एक नौजवान साड़ी पोश लड़की बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही वो लपक कर अंदर आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ भगवान के लिए मेरी मदद करो, वो मुझे ज़बरदस्ती अगवा करना चाहते हैं। मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, वो लोग गुंडे हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज़ मुझे उनसे बचा लो। वो सख्त बौखलाई हुई थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो एक शरीफ खतून है। इतने में बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने होंठों पर हाथ रखकर घबराहट में कहा, वो आ गए हैं, वो मेरे पीछे लगे हैं, भगवान के लिए मुझे उनसे बचा लो। मैंने हाथ के इशारे से उसे गुस्ल खाने में जाने को कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर में 3 गुंडा टाइप आदमी खड़े मुझे घूर रहे थे। क्या बात है, कौन हो तुम, मैंने बड़े रौब से पूछा। उनमें से एक आदमी ने, जिसकी नाक पर जख्म का निशान था, कहा, वो अंदर गई है, उसने हमारी रकम चुरा ली है, हम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मैंने पहले उन्हें पंजाबी में गाली दिया, फिर तमिल ज़बान में डांट कर कहा, बकवास बंद करो, वो मेरी बीवी है, अगर ज़्यादा बात की तो अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उस लड़की ने सच कहा था। ये गुंडे उसे आवारा लड़की समझकर होटल में उसके पीछे लग गए थे। बीवी का नाम सुनते ही वो खामोशी से वापस चले गए, मगर नाक पर जख्म के निशान वाला गुंडा मुड़ मुड़ कर यूं मुझे तक रहा था जैसे उसे यकीन आया हो कि लड़की मेरी बीवी है। मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दिया और अपना सर दरवाजे से लगाकर इत्मीनान का लंबा सांस लिया। यह एक नई मुसीबत आ गई थी। मैंने कमरे में देखा, लड़की गुस्ल खाने के बाहर दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। मैंने उसे तसल्ली दी, वो लोग चले गए हैं, अब तुम जा सकती हो। लड़की ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर यहाँ रह लेने दो, वो लोग होटल के बाहर ही होंगे, मुझे अगवा कर लेंगे। मैंने कहा, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं, तुम रात के वक्त इस होटल में क्या लेने आई थी। लड़की ने सादा मगर दिलकश फूलदार साड़ी पहन रखी थी, माथे पर सुर्ख बिंदिया थी, जोड़े में मद्रास की औरतों के रिवाज के मुताबिक रजनीगंधा के फूलों का सफ़ेद घेरा सजा था। रंग मद्रासी औरतों की तरफ ब्राउन था, हाथ में सियाह रंग का पर्स था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई, माथे पर बाल पीछे घटाकर बोली, वलोपुरम से मेरी एक लेक्चरर सहेली को अपने खामद के साथ यहाँ आना था। उसने मुझे कॉलेज में फ़ोन किया कि वो इस होटल में शाम को पहुँच जाएगी। वो मेरी बचपन की सहेली है, उसका नाम गर्जावली है। मैं उससे मिलने चली गई, यहाँ कर मालूम हुआ कि वो नहीं आई। मैं होटल से निकल रही थी कि ये गुंडे मेरी तरफ बढ़े। एक ने शोर मचा दिया कि मैंने इनकी रकम चुरा ली है। ये लोग औरतों को फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, अखबार में ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। मैं डर कर होटल के अंदर दौड़ी, ये मेरे पीछे दौड़े। मैं ऊपर कॉरिडोर में आ गई। पहला कमरा आपका था। मैंने उसको खटखटाया, आगे जो कुछ हुआ आपको मालूम है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ, भगवान आपका भला करे, आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। फिर वो चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियाँ भरने लगी। वो पलंग पर जहाँ बैठी थी
मेरा रिवॉल्वर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो गया है, अब वो वापस अपने घर जा सकती है। उसने चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे अभी अपने कमरे से न निकालें। क्या आप मुझे मेरे होटल तक नहीं छोड़ेंगे? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, गुंडे तो अभी बहर होंगे, हो सकता है वो फिर शोर मचा दें। वो लड़की को शर्माते हुए बोली, आपने उनके आगे मुझे अपनी पत्नी कहा है, अब उनको जरूरत नहीं होगी। मैं खुद भी इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने उसे कहा, तुम ज़रा गुस्ल खाने में जाओ, मैं अपनी कमीज़ बदलना चाहता हूँ। वो छोटे से रुमाल से अपने आंसू पोंछते हुए गुस्ल खाने में चली गई। मैंने जल्दी से सिरहाने के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर वाली चमड़े की थैली निकालकर अपनी पतलून की जेब में रखी, ब्रीफ केस में से दूसरी बुश शर्ट निकाल कर पहनी और लड़की को आवाज़ दी। वो बहरा गई। मैंने कहा, तुमने अपना नाम मुझे नहीं बताया। वो ज़रा सा मुस्कराई और बोली, मेरा नाम रत्नावली है। खूबसूरत नाम है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ है, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल छोड़ आता हूँ। वो मेरे साथ कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। मैंने कमरे को ताला लगाया और उसे बड़े एतमाद से अपने साथ चलने की हिदायत की। अब इसी तरह मेरे साथ चलना जैसे मैं तुम्हारा पति देव हूँ। उसने शर्मा कर गर्दन झुका लिया। वो डर कर मेरे पहलू में लगी चल रही थी। सीढ़ियाँ उतरकर हम लॉबी में आए। वहाँ दूसरे लोग ज़रूर थे, मगर वो गुंडे कहीं दिखाई न दिए। मैंने आहिस्ता से रत्नावली को कहा, देख लो, गुंडे मेरे डर से भाग गए हैं। उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्त खौफजदा थी और मेरे साथ लगकर चल रही थी। होटल के बाहर बहुत सी खाली टैक्सियां खड़ी थीं। मैंने उसे एक टैक्सी में बिठाया, खुद उसके साथ बैठ गया। रत्नावली ने ड्राइवर से कहा, ओमी शंकर मार्ग चलो। जब टैक्सी होटल से काफ़ी दूर निकली तो रत्नावली ने सुख का सांस लिया, मेरी तरफ एक नज़र देखा और आहिस्ता से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम मुझे साउथ के नहीं लगते। मैंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक ज़रूरी काम था। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। पांडेचेरी की इस कुशादा सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां रोशन थीं। रक्शे और टैक्सियां और दूसरी गाड़ियां गुजर रही थीं। टैक्सियों में शंकर मार्ग पर पहुंची तो रत्नावली ने ड्राइवर को बाएं जानब गली में जाने को कहा। यह एक छोटी सी लेन थी जिसकी दोनों जानब कोठियां थीं। उसने कुशादा लान वाली कोठी के गेट पर टैक्सी रुकवाई। ये हमारा होटल है। वैसे हम 3-4 लड़कियां यहाँ रहती हैं। हमने बाहर अपना चौकीदार रखा हुआ है। मैंने इजाज़त चाही तो वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप एक प्याली काफ़ी पी लें। और रिवॉल्वर वाली थैली मेरी जेब में थी। मैंने पल्लू में हाथ डालकर उसे संभाल रखा था। मैंने माजरा चाही तो वो बड़ी आज़ी से बोली, भगवान के लिए मेरा दिल ना तोड़ें, एक प्याली काफ़ी पीने से क्या हो जाएगा, यह मेरी खुशी का मामला है, प्लीज़। मैं उसके मासूमाना इसरार के आगे बेबस हो गया, इनकार न कर सका। वो मुझे अपना साथ लेकर होटल में दाखिल हो गई। उसका कमरा कोने वाला था, छोटा सा कमरा था, दीवार के साथ पलंग जिस पर मच्छरदानी लगी थी, एक गोल मेज, 2 कुर्सियां और छोटा सा बाथरूम है। किचन यहाँ रहने वाली लड़कियों का मुश्तरका था। सिंगार मेज के नीचे चमड़े के अटैची केस पड़े थे। रत्नावली ने मुझे अपनी तीनों सहेलियों से मिलाया। ये सब मद्रास की रहने वाली थीं और पांडिचेरी में पढ़ाती थीं या नौकरी करती थीं। मैंने अपने बारे में बताया कि दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में पांडिचेरी आया हूँ, कुछ ही दिनों बाद वापस चला जाऊँगा। इन लड़कियों ने रत्नावली को गुंडों से बचाने के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। काफ़ी हम सब ने मिलकर पिया। वो मुझे खाना भी खिलाना चाहती थीं, मगर मैंने ये कहकर जान छुड़ी कि मैं खाना खा कर आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मिर्चें सालन में बहुत डालते हैं। होटल में तो मैंने कहकर कम मिर्चों वाली दाल पकवाई थी। पतलून की जेब से मैंने हाथ निकाल लिया था। काफ़ी पीने के थोड़ी देर बाद लड़कियां अपने अपने कमरों में चली गईं। रत्नावली किसी काम से थोड़ी देर के लिए उन लड़कियों के साथ गई तो मैंने कमरे का भरपूर जायजा लिया। अचानक जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, ये एक गुमनाम लड़की का कमरा था। इस कमरे से मैं फ़ायदा उठा सकता था। इस शहर में मुझे उस वक्त एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी कि जो गुमनाम हो और जिस तरह मेरे साथ काम करने वालों का कभी ध्यान भी ना जा सके। मैं इस कमरे से क्या काम ले सकता था, ये खुद मुझे भी मालूम नहीं था, मगर बहरहाल मैं जिस मुश्किल में फंसने वाला था, इस ज़माने में मुझे किसी भी वक्त ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ सकती थी जो कम अज़ कम जेटी ऑफिसर और सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस ऑफिसर के वहम गुमान में भी न हो। सबसे पहली ज़रूरत अपने रिवॉल्वर को छुपाने की थी। मैंने उठकर खिड़की में से दूसरी तरफ देखा
दूसरी जानब कोठी का छोटा सा बाग था, जहाँ खिड़की की रोशनी में केला और नारियल के दरख्तों के झुंड साथ साथ उगे हुए नजर आते थे। दीवार के साथ साथ लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के झाड़ लगे थे। रिवॉल्वर छुपाने के लिए यह जगह बड़ी मौजूद थी। फिर सोचा कि मालूम नहीं माली इनकी देखभाल करने आता हो तो कहीं उनकी गोडी भी ना करता हो। मैं ये सोच ही रहा था कि रत्नावली कमरे में दाखिल हुई। उसने साड़ी बदल कर शब खाबी का लिबास पहन लिया था। लंबे बालों की लट को गूंज रही थी। मुस्करा कर बोली, अच्छा लगा आपको बाग है मिस्टर जगदीश चंद्र। मैंने पलट कर रत्नावली को देखा। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे के बाहर बाग बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर कब आएंगे? आएंगे ना। वो दरवाजे के एक तरफ होकर खड़ी थी। मैंने कहा, ज़रूर आऊँगा रत्नावली, ज़रूर आऊँगा। मैं नमस्कार करके कमरे से निकल आया। वो कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी मुझे जाता देख रही थी। इसका पता मुझे उस वक्त लगा जब मैंने गेट से निकलते हुए पलट कर देखा। उसने दूर ही से हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गेट पर खड़ा चौकीदार सर खुजाने लगा। मैंने सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ चल दिया। होटल के कॉरिडोर में से गुजरते हुए मेरी निगाह प्लास्टिक के चौकोर बड़े गमलों पर पड़ी, जो थोड़े थोड़े फासले पर कॉरिडोर में दीवार के साथ रखे हुए थे और उनमें ट्रॉपिकल झाड़ियाँ लगी थीं। मैं अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करके जेब से रिवॉल्वर और चमड़े वाली थैली निकालकर सिगार मेज की दराज में रख दिया। खाना मंगाकर खाया। सिगरेट सुलगाकर कमरे में टहलने लगा। टेलीफोन तपई पर पलंग के पास ही रखा था। किसी भी वक्त दिल्ली या पांडिचेरी के रेस्ट हाउस से टेलीफोन आ सकता था। अगर चैट में अब दोस्त का रेड बक्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसकी बरामदगी पर मेरी ज़िंदगी और मौत का इन्हिसार था। मगर इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने रिवॉल्वर को किसी ऐसी जगह पर छुपाने की थी जहाँ किसी की निगाह न पड़ सके और मैं जब चाहूँ उसे वहाँ से निकाल लूँ। जगह का इंतखाब मैंने कर लिया था। अब मैं इस इंतज़ार में था कि रात ज़्यादा गुजर जाए और कॉरिडोर में किसी आने जाने वाले का इम्कान बाकी न रहे। मैं पलंग पर लेटकर देर तक सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए, अखबार उठाकर पढ़ने लगा। एटमी अफदोज की तबाही की खबर को यूं ब्लैकआउट किया गया था कि किसी अखबार में उसकी कोई खबर नहीं छपी थी। अगरचे पांडिचेरी के लोगों को इल्म हो गया था कि खाड़ी में लंगरअंदाज किसी जहाज में बम फटा है, जिससे जहाज बिल्कुल तबाह हो गया है। जब रात का 1 बज गया तो मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांका। कॉरिडोर वीरान पड़ा था। मैंने सिंघार मेज के दराज में से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली और खामोशी से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। 2 कमरे छोड़कर पाम का लकड़ी का गमला दीवार के साथ लगा था। मैं उसके पास जाकर इधर उधर टहलने लगा। जब देखा कि वहाँ कोई नहीं आएगा तो जल्दी से गमले को पीछे की जानिब ऊपर उठाया और उसके नीचे रिवॉल्वर वाली थैली रखकर गमला वापस अपनी जगह पर रख दिया। गमला काफ़ी वजनी था और लगता था कि इसे कोई जगह से नहीं हिलाता। इसमें पानी की जगह शायद कोई केमिकल डाला जाता था। गमले के नीचे एक खलासा रखा गया था, जिसकी वजह से गमला ठीक बैठ गया। मैं तेज तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गया। यह गमला मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। अब अगर तलाशी के वक्त रिवॉल्वर बरामद भी हो जाता है तो कम अज़ कम मैं इससे बड़ी जिम्मा हो सकता हूँ। फिर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ता नीचे डंग हॉल में आकर किया और फिर 7:30 बजे बंदरगाह वाले ऑफिस में पहुंच गया। जेटी ऑफिसर वहां पहुंच चुका था। मिस्टर व्यास ने मुझे अपने यहाँ नाश्ते की दावत ज़रूर दी थी, मगर मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना चाहता था। 8 बजे वो भी आ गया। उसने बादामी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। कहने लगा, सुबह सुबह मद्रास से फ़ोन आया है कि गोताखोर ठीक 9 बजे पहुंच रहे हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे फांसी पर लटकाने वाले जलाद आ रहे हैं। मैंने अभी तक अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया था। मैं कर भी क्या सकता था? अगर फ़र्ज करें कि गोताखोर समंदर की तह से रेड बक्स निकाल कर लाते हैं तो मैं वो बक्स उनसे किसी तरह छीन सकता था। अब तो मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था और तहिया कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। गोताखोरों में ज़्यादातर मरहट्टा थे। 2 गोताखोर केरला के रहने वाले थे। ये लोग साहिल समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर होते हैं। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे। इनके साथ 2 नेवल ऑफिसर भी आए थे और एक रूसी भी था। मालूम हुआ कि यह रूसी बहरिया की इंटेलिजेंस का आदमी है और वहाँ इनका मशीर बनकर साथ आया है। ये हुकूमत हिंद और रूस की तरफ से भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में काम करवाए और सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे। इसका नाम वदमेजी था। मैं चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया था
और मेरे इर्द गिर्द गहरा तंग होता जा रहा था। ठीक 10 बजे गोताखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग करैन वाले ट्रैलर पर कुर्सियां डाले बैठे थे। गोताखोर 2-2, 3-3 की टोलियों में बारी बारी समंदर में उतरते, नीचे कुछ मिनट तक तलाश का काम जारी रखते और फिर ऊपर आ जाते। यह मुहिम 3 घंटे तक जारी रही, मगर समंदर के नीचे से सिवाय अब्दोस के टूटे फूटे टुकड़ों के और कुछ न मिला। गोताखोरों के चीफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि क़यामत के इस धमाके की वजह से समंदर की तह में भी गहरा शगाफ पड़ चुका है और रेत और कीचड़ थल पथल हो गया है, जिसकी वजह से अब्दोस के कितने ही टुकड़े उस कीचड़ में धंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने में वक्त लगेगा। यह रिपोर्ट मेरे लिए किसी हद तक तस्कीन कलब का बायस बनी। मुझे मनसूबाबंदी के लिए वक्त मिल गया था। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने रेड बॉक्स को बरामद होने से पहले गायब कर देना था। इस मिशन के लिए मैं खुद समंदर में गोता लगाकर नीचे जाता और रेड बॉक्स को तलाश करके उसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल करता या किसी गोताखोर को भारी रिश्वत देकर इस काम पर आमादा करता। मैं खुद समंदर में गोता नहीं लगा सकता था और किसी गोताखोर को रिश्वत के तौर पर देने के लिए मेरे पास रकम न थी। यहाँ जो नई सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, इसकी इतला मैं अपने बॉस को देकर उससे मशवरा भी नहीं ले सकता था। मेरा वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पीछे कन्याकुमारी में था। अचानक मुझे ख्याल आया कि यह जदीद नेवल डाक यार्ड है। यहाँ ज़रूर ऐसा ट्रांसमीटर मुझे मिल सकता है जिस पर मैं अपने बॉस से रब्ता पैदा कर सकता हूँ। मुझे अपनी फ्रिक्वेंसी मालूम थी और रात के 10 बजे के बाद मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान अपने बॉस से बात कर सकता था। अगरचे इसमें शदीद खतरा भी था, मगर इसके सिवा मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर मैं बॉस से बात करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुमकिन है कि इतनी रकम का बंदोबस्त हो जाए कि मैं किसी बहर वाले गोताखोर की खिदमत हासिल करके समंदर की तह से रेड बॉक्स को निकलवा कर गायब कर सकूँ। उसी रोज़ दोपहर के खाने पर मिस्टर व्यास के अलावा और उसी मशहूर मिस्टर दमेजी भी मौजूद था। मैंने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा, रेड बॉक्स से जितनी जल्दी समंदर से निकाला जाए हमारे लिए बेहतर होगा। दूसरी सूरत में तकरीबकार हमारी गिरफ्त से दूर होते चले जाएंगे। मिस्टर व्यास ने रूसी मुशीर की तरफ देखा। उसने कंधे उचकाते हुए अंग्रेजी में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में जो शगाफ पड़ गया है वो कीचड़ से भरा हुआ है। हमें अब रेड बॉक्स उस कीचड़ में से तलाश करना होगा जिसको वक्त लगेगा। उस ज़माने में रेडार टेक्नोलॉजी भी इतनी तरक्की नहीं की थी कि लहरों के जरिए कीचड़ की तह में रेड बॉक्स के सिग्नल नोट करके उसकी निशानदेही हो सकती है। उसे कीचड़ में बड़े बड़े आंकड़ों के जरिए ही निकलना था। मिस्टर व्यास और रोमी मुशीर से गुफ्तगू करते हुए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि रेड बॉक्स तक पहुँचते पहुँचते कम अज़ कम 1 हफ्ता ज़रूर लग जाएगा। रोज़ से भारी मशीनों का वहाँ आना मुश्किल था। गोताखोरों को बंदरगाह और बहरी इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी से ही काम लेना था। मैंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मुझे पाकिस्तान में अपने बॉस से रब्ता पैदा करके उससे मशवरा करना होगा। पांडिचेरी नेवल डाक हार्ड का सिग्नल रूम सिक्योरिटी ऑफिस के पीछे एक कमरे में था, जिसके बाहर दिन रात पहरा लगा रहता था। बहुत जल्द मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ से खुफिया सिग्नल नशर करना अपनी मौत को गले लगाने के मुतरदिफ होगा। शहर में कहीं से कोई ट्रांसमीटर दस्तियाब नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रांसमीटर अपने पास रखना जुर्म था। जिस बालकोनी में हम बैठे थे उसकी ढलान के सामने से एक सड़क बंदरगाह को जाती थी। वहाँ से मुझे बहरिया की एक छोटी जीप जाती दिखाई दी। जीप में ड्राइवर के साथ बहरिया का एक अफसर बैठा, माइक हाथ में लिए वायरलेस पर हिदायत दे रहा था। एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं इस जीप से फ़ायदा उठा सकता हूँ। इस किस्म की जीपें बंदरगाह पर मैंने अक्सर आते जाते देखी थी। इनमें छोटे वायरलेस सेट लगे थे। इस किस्म की एक जीप को मैं किसी बहाने यहाँ से निकाल कर खाड़ी की तरफ ले जा सकता था। मैं जिस ड्यूटी पर लगाया गया था वह मुझे इस बात की इजाज़त देती थी कि मैं जीप को लेकर खाड़ी के इलाके का चक्कर लगा सकूँ। अब सवाल ये पैदा होता था कि रात के 10 बजे से पहले मैं अपने बॉस से बात नहीं कर सकता था, और इतनी रात गए जीप हासिल करने में अगरचे रुकावट पेश नहीं आ सकती थी, मगर शुबा पैदा होने की गुंजाइश ज़रूर मौजूद थी। लेकिन यह मेरे मिशन की ज़िंदगी और मौत का मसला था। चाहे कुछ भी हो, मैंने रात को जीप हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। खाने के बाद हम वापस बंदरगाह वाले दफ्तर में आ गए। दिल्ली से टंडन साहब ने मुझसे फ़ोन पर कुछ तफसीलात के बारे में पूछा। मैंने उन्हें इशाराती ज़बान में बता दिया कि जिस मकसद को लेकर मिस्टर व्यास यहाँ आए हैं उसमें कामयाबी का इम्कान 99% है और हम तकरीबकारों के पूरे गिरोह को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने मिस्टर व्यास को भी टंडन साहब से अपनी बातचीत से आगाह कर दिया। मिस्टर व्यास तीसरे पैर वापस रेस्ट हाउस चले गया
रूसी मुशीर दमेजी पहले ही जा चुका था। ऑफिस में मैं और मद्रासी जेटी ऑफिसर अकेले रह गए। मुझे रात को जीप लेकर जाना था, चुनाचे मैंने इसके लिए ज़मीन हमवार करना शुरू कर दिया और मद्रासी जेटी ऑफिसर से कहा कि मुझे शुबा है कि खाड़ी के पार अभी तक कुछ सनहाली तकरीब कर छुपे हुए हैं। वो ताज्जुब से बोला, ये कैसे हो सकता है कैप्टन? ये इलाका तो हमने बिल्कुल साफ कर दिया है और वहाँ हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर भी मुझे शुबा है। हम इंटेलिजेंस के अमले के आदमी हैं, हमारी इतलात बड़ी दूर की होती है। बहरहाल तुम चौकस रहना। मेरा ख्याल है कि मैं इस तरफ गश्त बढ़ा देनी चाहिए। कुछ ही देर बातें करने के बाद मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा रिवॉल्वर यकीनन कॉरिडोर वाले पाम के गमले के नीचे पड़ा था। उसे चेक करने का मौका नहीं था, मुझे इसकी ज़रूरत भी न थी। खाना खाने के बाद मैं 9:30 बजने का इंतज़ार करने लगा। ठीक 9:30 बजे मैंने चीफ ऑफिसर को उसके घर फ़ोन किया कि मैं खाड़ी की तरफ गश्त पर जाना चाहता हूँ। मुझे शक है कि वहाँ कुछ तकरीबकार इस वक्त मौजूद हैं। तुम जेटी पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कह दो कि मेरे लिए एक जीप तैयार रखे। मद्रासी जेटी ऑफिसर ने मुझे हिदायत की कि रात का वक्त है, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने फ़ोन बंद करके तेज़ी से नीचे आकर टैक्सी पकड़ी और सीधा बंदरगाह पर आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रात की ड्यूटी पर था। वो शक्ल से मेरा शनासा था, मुझे वहाँ आते जाते और अफसरों से बातचीत करते देख चुका था। उसने अपनी एक जीप मेरे हवाले कर दिया। ये देखकर मैं ठुड़का कि उस जीप में वायरलेस सेट नहीं था। मैंने कहा, मुझे वायरलेस सेट वाली जीप चाहिए क्योंकि मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे यहाँ कोई हंगामी सिग्नल देना पड़ जाए। उसने फ़ौरन वायरलेस वाली जीप मुहैया कर दिया। मैं उसमें बैठा और स्टार्ट करके बंदरगाह से निकलकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रात का अंधेरा था और बंदरगाह के जहाज़ों और इमारतों में रोशनियां भी हो रही थीं। निस्बतन एक वीरान जगह पर आकर मैंने टीले के नशे में जीप रोक दी। यहाँ अंधेरा था। मैंने वायरलेस सेट को ऑन किया और अपने खास फ्रीक्वेंसी मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। बहरिया का ये वायरलेस सेट काफ़ी ताकतवर था। इस वक्त रात के 10:10 हो रहे थे। मैंने जीप की बत्तियां बुझा रखी थीं। एक बार फिर मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। वहाँ मेरे सिवा और कोई इंसान नहीं था। मुझे सेट पर अपने बांस की तीखी आवाज़ सुनाई दी। वो अपना खास कोड बार बार दोहरा रहा था। मैंने जल्दी से कोड वर्ड बोलकर अपनी शनाख्त करवाई और मरमूज अल्फाज में बांस को रेड बॉक्स के बारे में बताया। बांस ने कहा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इतनी दूर तुम्हारी मदद कर सकें। तुम्हें हालात के मुताबिक खुद इस मसले से निपटना होगा, लेकिन रेड बॉक्स हर हालत में गायब करो, यह बहुत ज़रूरी है। बांस को मुझे यह तलकीन करने की ज़रूरत नहीं थी, यह मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला था। बांस ने कहा, तुम बड़ी नाजुक पोजीशन में हो, मुझे सिग्नल देते वक्त होशियार रहो, कोशिश करो कि मुझसे कम से कम बात हो। और सिग्नल का रब्ता ख़त्म कर दिया गया। मैंने बटन ऑफ करके रिसीवर सेट के साथ लटका दिया। एक ठंडा सांस भरा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने ही लगा था कि ख्याल आया कि यहाँ माचिस की रोशनी करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने सिगरेट पैकेट में डालकर डब्बी वापस जेब में रखी ही थी कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई आदमी झाड़ियों से भागा हो। मैं उछलकर जेब से बाहर निकला और जिधर से आवाज़ आई थी उधर को दौड़ा। खाड़ी के पानियों में एक जहाज़ की रोशनियां साउल के दरख्तों पर पड़ रही थीं। मैंने एक इंसानी साई को नशे में साउल की तरफ भागते हुए देखा। अब वह मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। यकीनन उसने मुझे ट्रांसमीटर पर बातें करते देख लिया था। हाँ, मैं मरबूत ज़बान में ही बातें कर रहा था। फिर भी अगर वो कोई बहरिया का आदमी था तो मैं मुश्किल में फंस सकता था। बहुत जल्द मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मुझसे तेज़ नहीं भाग सकता। चंद एक छलांगों में मैं उसके सर पर था।